जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा प्यारे दोस्तों वाक्य के भेद। और वाक्य के दो भेद होते हैं हमारे। एक भेद हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा जो भेद है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वो है हमारे 8। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद 8। इन 8 में से एक भेद हमने कल पढ़ा, वो था विधि या विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसी का ही दूसरा नाम होता है सकारात्मक वाक्य। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्लियर? ये कल कंप्लीट कर लिया था। आज जो बारी है वो वाक्य के दूसरे भेद की है। वाक्य का दूसरा भेद है हमारा निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य में क्रिया का न होना, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। क्लियर? इसके बाद वाक्य में निषेधात्मक शब्द, वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, ना, नहीं, नहीं, मत, मना करना, वर्जित, वर्जित निषेध, हानिकारक शब्दों का, हानिकारक आदि, हानिकारक आदि शब्दों का, हानिकारक आदि शब्दों का प्रयोग, हानिकारक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे न,
खुद सोया, ने खुद सोया, ने मुझे सोने दिया, ने खुद सोया, ने मुझे सोने दिया। दूसरा, ना खुदा मिला, ना विशाले सनम। तीसरा, जब से हैं आग लगी, तब से ना आग लगी। फोर्थ, अध्यापक घर पर नहीं है। यहाँ गंदगी ना फैलाए। यहाँ गंदगी ना फैलाए। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। 6, यहाँ से प्रवेश निषेध है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। शोर मत करो। शराब पीना, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ सिगरेट पीना वर्जित है। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हमने यहाँ पर न का प्रयोग किया है, इसमें यहाँ पे ना का प्रयोग हुआ है। ये नकारात्मक या निषेधात्मक शब्द है। इसमें यहाँ पे ना का प्रयोग हुआ है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, इसमें ना का प्रयोग है। इसमें भी प्यारे दोस्तों यहाँ निषेध शब्द का प्रयोग है, यहाँ मना का प्रयोग है, यहाँ मत का प्रयोग है, यहाँ हानिकारक का प्रयोग है और यहाँ वर्जित। ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। किसी भी वाक्य में कोई क्रिया संपन्न हुई नहीं, बल्कि नकारात्मक शब्दों के प्रयोग की वजह से क्रिया का न होना पाया गया। तो वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, ना, नी, नहीं, मत, मना करना, वर्जित, निषेध, हानिकारक आदि शब्दों का प्रयोग निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक वाक्य में होता है। तो ये न, ना, नहीं हमें बता रहे हैं नकारात्मक वाक्य में, और किसी में भी कार्य हुआ नहीं। तो जबकि ये जो विधि या विधानवाचक वाक्य था, इसमें क्रिया का होना पाया जाता है और इसमें क्रिया का न होना पाया, इसमें क्रिया का न होना पाया गया है। तो ये दो वाक्य हो गए जी आपके, एक कल हो गया, एक आपका आज। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप तीसरे भेद। तो तीसरा भेद है हमारा
वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, कि भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप। इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप, वरदान का भाव होता है। जैसे चलो एक कप चाय तो हो जाए। चलो एक कप चाय हो जाए। दूसरा, आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। तीसरा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए। भगवान करे आप सबकी सरकारी नौकरी 2027 तक लग जाए। ये सब क्या हो गए जी आपके? ये सारे के सारे ये आपको ध्यान रखना है जी। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या है? चलो एक कप चाय हो जाए। इसके अंदर इच्छा जाहिर की गई है, मेरी इच्छा है आपके साथ चाय पीने की। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। ये क्या है? आशा, उम्मीद। तो मुझे उम्मीद थी कि आप परिवार के साथ आते। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें क्या है जी? शुभकामना। तो जहाँ शुभकामना का भाव। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये क्या है जी? ये श्राप है। तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होके तुम्हारा खून पिए, ये भी श्राप का भाव है। भगवान करे आप सबकी सरकारी नौकरी 2027 तक लग जाए,
ये वरदान है, ये आशीर्वाद है, ये शुभकामना है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, जिस सेंटेंस में इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप, वरदान का भाव होगा वो कहलाएंगे इच्छावाचक वाक्य। तो इस तरीके से आपको करना है। जहाँ पे इच्छा का भाव हो, जहाँ आशा हो, जहाँ शुभकामना हो, जहाँ श्राप हो, जहाँ वरदान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक। इच्छा दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके जो पड़ोसी हैं कुछ आपके प्रति पॉजिटिव इच्छा रखते हैं और कुछ नेगेटिव इच्छा रखते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की इच्छाएं जहां जाहिर होगी और उनके साथ आशा था तो उम्मीद, मुझे उम्मीद है कि आप रोज 5 घंटे पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ये इस कंडीशन में जहां आशा हो, शुभकामना, श्राप, वरदान हो, वो कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद हमारा फोर्थ है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। तो ये आज्ञावाचक वाक्य कहाँ है? आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य किस वाक्य में, किस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, सलाह, परामर्श, परामर्श, धमकी का भाव हो, धमकी का भाव हो, वो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा जी? रामू एक गिलास, रामू एक गिलास पानी लाओ। ये क्या है जी? आज्ञा। दूसरा, शाम से कहो 4-5 कप, शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाएं। शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाएं, वो क्या है जी? आदेश। तीसरा, आप आप अपनी बात, अपनी बात, आप अपनी बात कह सकते हो। ये क्या है जी? अनुमति। अब आप जा सकते हो, अब आप, अब आप जा सकते हो, ये भी क्या है जी? अनुमति अर्थात परमिशन। कृपया गंदगी ना फैलाएं, कृपया गंदगी ना फैलाएं, ये क्या है जी? निवेदन।
ये क्या है जी? निवेदन। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो तो रोज 5 घंटे पढ़ा करो। ये क्या है जी? सलाह परामर्श। क्या तेरे जैसे मैंने बहुत देखे। जा जा अपना काम कर। ये क्या है जी? धमकी। ये भी क्या है जी? धमकी। तो ये सारे के सारे क्या है जी? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या आएगा? आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, सलाह, परामर्श और धमकी का भाव होगा। तो रामू 1 गिलास पानी लाओ, ये आज्ञा है। शाम से कहो 4-5 कप चाय भिजवाए, ये आदेश है। आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको अनुमति दे दी। आप अब आप जा सकते हैं, ये भी अनुमति, परमिशन है। कृपया गंदगी ना फैलाए, अब इसमें ना आया तो नकारात्मक वाक्य भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो कृपया शब्द लगा हुआ है ना, जब तक ये है तब तक ये आज्ञावाचक वाक्य है। अब यहाँ देखो, गंदगी ना फैलाए, इसमें देखो यहाँ गंदगी ना फैलाए, तो ये नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे कृपया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? नकारात्मक वाक्य। लेकिन यहाँ आपसे निवेदन किया गया है, यहाँ आपसे क्या किया गया? निवेदन किया गया। इस चीज को समझना है, कृपया गंदगी ना फैलाए। तो जब निवेदन आपसे हो गया, तो जहां निवेदन का भाव होगा वो आज्ञावाचक होगा। और जैसे ही मैं इसमें से हटा दूंगा ये, तो गंदगी ना फैलाए, तो ये कहलाएगा नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य। मेरी बात मानो तो रोज 5 घंटे पढ़ा करो, सलाह परामर्श है। किसी सीनियर का बड़े का छोटे के प्रति सुझाव। क्या तेरे जैसे मैंने बहुत देखे, धमकी है, जा जा अपना काम कर, अदरवाइज घूस भर दूंगा। तो ये क्या है? धमकी का भाव है। तो जहां आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, सलाह, परामर्श धमकी का भाव होता है, तो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य के ये 4 भेद आपके क्लियर हो गए हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद है 5वां प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ हुआ? इस वाक्य में, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, से। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कैसे, कैसे, कितने, कहाँ, कितने, कहाँ आदि का प्रयोग हो, आदि का, आदि का प्रयोग हो, आदि का प्रयोग हो, तो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। दूसरा, जिस वाक्य के अंत में
जिस वाक्य के जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे आप खाने में क्या लोगे? देखो तो कौन आया है। आप दिल्ली कब आ रहे हो? आप आप कैसे हो? इतने आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आप कहाँ रहते हो? तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्या का प्रयोग किया, कौन का प्रयोग किया, कब का प्रयोग किया, कैसे का प्रयोग किया, कितने का प्रयोग किया और कहाँ। एनीथिंग और भी कोई प्रश्नवाचक शब्द अगर आता है तो सब वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। और जब जब वाक्य में ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक कोई भी शब्द आता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पूर्ण विराम लगाओगे तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप पूर्ण विराम लगाओगे तो वाक्य कहलाएगा अशुद्ध। तो जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कैसे, कितने, कहाँ आदि का प्रयोग हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद बारी है हमारी 6, संदेह संदेहवाचक वाक्य। कहाँ होगा जी संदेहवाचक वाक्य? इस वाक्य में इस वाक्य में संदेह या संभावना को प्रकट जिस वाक्य में संदेह संभावना को प्रकट करने के लिए जिस वाक्य में संदेह संभावना को प्रकट करने के लिए शायद
शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा। जिस वाक्य में संदेह या संभावना को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव, कदाचित, अंदाजा शब्दों का प्रयोग हो, जैसे शायद कल बारिश जरूर होगी। हो सकता है आपकी परीक्षा जून में हो। लगता है आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। संभव है आपका कोर्स मई में पूरा हो जाएगा। कदाचित आप पहले मिले होते। मेरा अंदाजा है कि पेपर बहुत आसान आएगा। इन सब में क्या है जी? संदेह है। इन सब में क्या है? संदेह। और संदेह किसकी वजह से कर रहे हैं हम? यहाँ पे शायद की वजह से, यहाँ हो सकता है, यहाँ लगता है, यहाँ संभव है, यहाँ कदाचित, और यहाँ अंदाजा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित और अंदाजा शब्द का प्रयोग वाक्य में संदेह को अर्थात संभावना को प्रकट करता है। संदेह अर्थात संभावना। तो जहां जिस वाक्य में संभावना हो, शायद कल बारिश जरूर होगी, तो संभावना है कल बारिश के होने की, उसी को हम संदेह भी कहते हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा जून में हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके संदेहवाचक वाक्य। क्लियर? कमेंट देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ चीज़ों को लिखकर समझाने से सिलेक्शन होगा। ये दिक्कत तो आपको रहेगी जब तक आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है जी। बाकी आपको मैं मौका देता हूँ डाउट पूछने के जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया आपका संदेहवाचक वाक्य। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आ जाओ 7 नंबर। यहाँ पर क्या है जी हमारा? संकेतवाचक वाक्य या संबंधवाचक वाक्य।
वाचक या संबंधवाचक, संबंधवाचक वाक्य कहाँ होगा जी? सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण क्या है? संकेत या संबंधवाचक, जहां एक क्रिया के होने से, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का, जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता हो, जहां इस वाक्य में इस वाक्य में दो क्रिया, इस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर हो, जिस वाक्य में दो क्रिया परस्पर निर्भर हो वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक वाक्य। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, परिश्रम करते तो सफलता परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती, परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, वे शिक्षक मिले थे जिन्होंने मुझे कक्षा 5 में पढ़ाया था। कितनी आमदनी उतना खर्च, जैसी करनी वैसी भरनी। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। नहीं भाई, सारे टेट की आवश्यकता नहीं है बात करने की, आप अपना सिलेबस देखिए, ठीक है? सिलेबस को देख के पढ़िए आप। आपके सिलेबस में वाक्य वाला टॉपिक है, आपके सिलेबस में वाक्य के भेद भी हैं, ठीक है? वही चीज़ें चल भी रही है, इधर उधर की चीज़ों में नहीं जाना है। स्टूडेंट लाइफ में या ये कह ले टीचिंग वाले एग्जामों में खासकर
बच्चों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो दूसरे से सीखना कम, दूसरे को सिखाना पसंद करते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश, ठीक है, जैसे अर्जुन को महाभारत में, ठीक है, जो मछली की केवल आंख दिखाई दे रही थी, वो प्रसंग आप याद करो ना, उसको पूरी मछली दिखाई दे रही थी, ठीक है ना, आसपास कौन खड़े हैं वो दिखाई दे रहे थे, ठीक है, केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, इसलिए वो सफल हो गए। ऐसी परीक्षा के दौरान जब आप स्टूडेंट लाइफ में परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको ये दुनिया का ज्ञान तो हो, लेकिन दुनिया दिखाई ना दे। ज्ञान का मतलब जो आपने पहले से सीख लिया, ठीक है, और जो आगे सीखेंगे, ठीक है, वो उसमें पहले वाले ज्ञान में आपको जोड़ के जाना है लॉजिकली। तो यहाँ पर जब तक आपको इधर उधर की चीजें दिखाई देगी तब तक आप लक्ष्य को नहीं पा सकते। आपको ये पता है कि हमारा ये सिलेबस, ठीक, अब जैसे इसमें आगे सर जी फलाने टीचर की क्लास कब होगी, अब हमें क्या पता भाई उसका, मैं क्लास घर से देता हूँ, कौन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम है। मेरा काम है यहाँ हिंदी की समस्याओं को दूर करना, हिंदी के सिलेबस को समय से पहले कंप्लीट करना, हिंदी में किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट ना रहे, ऐसा प्रयास हमेशा पढ़ाते समय मेरा होता है। और यही रीजन है कि मैं कमेंट भी कम लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं यहाँ लिखता हूँ उससे बाहर कभी कुछ पूछा नहीं जाता। और मुझे ये भी पता है कि आज तक पिछले 6 साल से मैं 7 साल हो गए, ठीक है, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेपर की डेट आ जाए और हमारा सिलेबस पूरा ना हो। तो इसलिए जो काम मेरा है वो मुझे करने दो, आपका काम है रोज एक नए टॉपिक से फ्री होना, रोज नई चीज़ों को सीखना, और जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसकी प्रैक्टिस करना। आपका फोकस अगर उस पर रहेगा तो निश्चित रूप से आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही करके आओगे। तो संकेतवाचक वाक्य का दूसरा नाम संबंधवाचक वाक्य भी होता है। सभी मिश्र वाक्य, इससे पहले मैं मिश्र वाक्य को पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सभी मिश्र वाक्य के जो एग्जाम्पल मैंने दिए थे वो सारे के सारे आपके संकेतवाचक है और संबंधवाचक भी है। क्यों? क्योंकि इनमें से एक क्रिया के होने से हमें दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है, एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से होता है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं हमारे संबंधवाचक वाक्य। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, वर्षा का होना बिजली के चमकने पर डिपेंड है, निर्भर है, आश्रित है। इसलिए जहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, जिस वाक्य में 2 क्रिया परस्पर निर्भर है, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। तो यहाँ सफलता किस पर डिपेंड है? परिश्रम पे। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, अंधेरा भागना किस पर डिपेंड है? सूरज के निकलने पर। वे शिक्षक मिले थे जिन्होंने मुझे कक्षा 5 में पढ़ाया था, तो कक्षा 5 में जिन्होंने पढ़ाया था वे शिक्षक मिले थे। यहाँ पे जिन्होंने हमें ये बता रहा है कि ये मिश्र वाक्य है, यहाँ उतना और जितना हमें बता रहा है ये मिश्र वाक्य है, इसलिए हमें बता रहा है ये मिश्र वाक्य है, ये तो हमें बता रहा है कि यह मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के होते हैं। क्लियर? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कंडीशन आप पहले कर चुके हो वही कंडीशन आपको यहाँ बताई गई है। इसके बाद है हमारा 8वां। तो 8वां क्या है जी हमारा? विषम्य बोधक वाक्य। विषम्य बोधक, विषम्य बोधक वाक्य या संबोधन बोधन वाक्य, संबोधन बोधक संबोधन बोधक वाक्य। पहला, इस वाक्य में मनोविकार, इस वाक्य में मनोविकार, मनोभाव, मनोभाव को प्रकट किया जाता है। जिस वाक्य में मनोविकार, मनोभाव को प्रकट किया जाता है, इस वाक्य में आश्चर्य,
हर्ष, शोक, ग्लानि, प्रेरणा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, संबोधन, स्वीकृति, स्वीकृति, आदि, आदि, मनोभाव को, मनोभाव को प्रकट किया जाए। मनोभाव को प्रकट किया जाए वो क्या कहलाते हैं? विषम्य बोधक वाक्य। तीसरा, जिस वाक्य में विषम्य बोधक, जिस वाक्य में विषम्य बोधक, इस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह, इस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, इस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाता है? इस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हो जैसे हे भगवान, हम सब पास हो जाए, या हम सब की नौकरी लग जाए। दूसरा, शाबाश, आपने तो कमाल कर दी। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। तीसरा, हुआ कितना सुंदर दृश्य है। हाय हाय, अब बस करो। पीछे, आप तो बहुत गंदे हो। जीते रहो, दीर्घायु हो। ठीक है। सातवां, अच्छा अच्छा, हम सब आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है
इसमें हमने यहाँ पे विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया, इसमें भी विषम्य बोधक चिन्ह है, यहाँ पे भी विषम्य बोधक चिन्ह, इसमें भी विषम्य बोधक चिन्ह है, इसमें भी विषम्य बोधक चिन्ह। तो जहाँ विषम्य बोधक चिन्ह होगा ये सारे के सारे विषम्य बोधक वाक्य संबोधन बोधक वाक्य कहलाएंगे। इसमें हे भगवान क्या है? संबोधन, ये वाला। शाबाश क्या है? आश्चर्य। वाह क्या है? इसमें हर्ष। आय हाय क्या है? इसमें शोक। और छी छी क्या है? ग्लानि और घृणा। और आशीर्वाद क्या है? इसमें जीते रहो, दीर्घायु हो। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में मनोविकार, मनोविकार किसे बोलते हैं? मन के भाव को। तो जहां मनोविकार, मनोभाव, मनोभाव मनोविकार क्या होते हैं? आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद, संबोधन और स्वीकृति। तो जहां भी इनका भाव होगा वे सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? विस्मय बोधक। और इसको पहचानना सबसे आसान है क्योंकि बिना इसके कभी भी हमें इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो विस्मय बोधक चिन्ह है, जिसको हम संबोधन बोधक चिन्ह कहते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में जरूर होगा। और जहां ये होगा तो आपको ध्यान रखना है वो सारे के सारे वाक्य विस्मय बोधक अर्थात संबोधन बोधक कहलाएंगे। ठीक है जी 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 जी। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद। तो यानी कि आपने वाक्य वाले टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? ये आपका टॉपिक है वाक्य। सबसे पहले आपने वाक्य की परिभाषा को समझा, वाक्य के अवयव या तत्व 6। तीसरा, वाक्य के अंग या भाग 2, उद्देश्य और विधेय। और अब आपने क्या पढ़ा है? वाक्य के भेद कितने हैं? 2, रचना व अर्थ के आधार पे। कल आप क्या पढ़ोगे? रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य। और फिर इसी के साथ क्या लोगे? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, या हम इसको कहेंगे वाक्य अशुद्धियां। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से ये सारे सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। ये 2 सेक्शन बच गए वाक्य में से, इन दोनों को लेंगे कल के क्लास में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। इस कीजिए पहले इस ग्रुप को कंप्लीट कर लेते हैं, वाक्य वाच्य काल को, उसके बाद में ले लेंगे फिर काव्य और बाकी टॉपिक भी। ऐसा नहीं, ये सारे टॉपिक होंगे सीक्वेंस में। जब पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप के टॉपिक चलते हैं तो फिर उस ग्रुप को कंप्लीट कराना होता है। जब काव्य के ग्रुप लेंगे तो काव्य के सारे टॉपिक एक साथ ले लेंगे। और किसी को कोई दिक्कत है? जी जी, यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछिए। जी, दीक्षा, दीपाली, नेहा, सत्यम, सूर्य प्रकाश, ठीक है, पीतम, सत्यम, रचना, आदेश, मुनेश, अरविंद, प्रियंका, शिवा, यश, भारती, रचना, अंकित, संगम, विशाल, अमित, परवीन, नीता, सत्यम। जी जी, क्लियर? नहीं, जो सिलेबस में नहीं है उसको बाद में कर लेना, जरूरी नहीं होता है। कई बार 1-2 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी होता है। या आप ये कहोगे कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक हमारा दिया हुआ है, अब मान के चलो
उसने न तो वाक्य की परिभाषा से पूछा, न वाक्य के तत्वों से, अंग से, न वाक्य के भेद, उसने शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछ लिए। अब शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, लिंग, वचन, ठीक है, और वर्तनी, इनका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वे सब इस पर डिपेंड है। तो इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें वे टॉपिक भी कंप्लीट करने पड़ेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर मिलेंगे कल रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य, शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के साथ।